हेलो हाय गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है दोस्तों। आज के वीडियो में हम आगे पढ़ने स्टार्ट करेंगे कैपिटल गेन का चैप्टर। पर पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें जो है रिवाइज करवा देता हूँ। मुझे पता है कि आप लोग भूल गए होंगे, जितना भी आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं जो है चीज़ें भूल जाते हैं, और इसीलिए कुछ ना कुछ बेसिक याद करवाना बहुत ज़रूरी है। कैपिटल गेन का चैप्टर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके बाद पीजीबीपी का जो चैप्टर आएगा वो एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा। जिसने ये 2 चैप्टर कर लिए उसका इनकम टैक्स निकल जाएगा, क्योंकि करीब करीब आप अपने 16 से 20 नंबर पक्के कर लेंगे और आप सबसे टफ कॉन्सेप्ट्स को पूरा कर लेंगे। यानी कि इसके बाकी जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो इतने मुश्किल नहीं होते हैं, वो तो आप कभी भी कर ही सकते हैं। चलिए फिर कैपिटल गेन का चैप्टर एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको कितना चीज़ें करा दी है। पॉइंट नंबर 1, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कैपिटल एसेट होगा तो हम चेक करेंगे क्या वो ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस केस में हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, जो कि कैपिटल लॉस में भी हो सकता है। मतलब कि अगर आपका गेन नहीं आ रहा है, कम में आपने बेचा है, तो आपका लॉस भी हो सकता है। ये थी पहली चीज़। उसमें हमने ये भी बताया था कि क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। उन जगहों पर प्रीवियस ओनर का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि आपने एक चीज़ को ट्रांसफ़र नहीं माना, ए से बी के पास गया कैपिटल एसेट, तो उसे ट्रांसफ़र नहीं माना। अब बी आगे अगर बेचेगा तो उसकी कॉस्ट क्या लेगा, बी को फ्री में पड़ गया तो इसलिए वो ए की कॉस्ट को ही अपनी कॉस्ट मान लेगा। पर जब उसके पास आया तब से लेकर जब वो ट्रांसफ़र कर रहा है तब तक का वो इंडेक्सेशन कर सकता है। इंडेक्सेशन का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होते हैं उनमें हम पुरानी कॉस्ट को जो है नई कॉस्ट पर लेकर आते हैं। यानी आपने 2002 में बाय करा और 2020 में सेल कर रहे हो, तो आप 2002 की कॉस्ट को 2020 पर लाएंगे इन्फ्लेशन ऐड करके, जो इन्फ्लेशन का इंडेक्स इनकम टैक्स में गिवन है। 2021 का 301 है, 2001-2 का 100 है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो चेक कर लेते हैं। हाँ जी, 2001-2 का 100 है और वो 2021 में जो है 301 बन गया है। कुछ जगहों पर इंडेक्सेशन नहीं भी होती है लॉन्ग टर्म होने के बावजूद भी, और वो केसेस भी मैंने आपको कराए थे जिसमें बॉन्ड्स डिबेंचर्स आते हैं, आपके 112A वाले आइटम आते हैं। लिस्ट लिखवाई थी ना। हाँ जी, बॉन्ड्स डिबेंचर 112A, डेप्रीशिएबल एसेट्स, स्लम सेल जो इकट्ठे सेल कर देते हैं किसी अंडरटेकिंग को, और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज नॉन रेजिडेंट ट्रांसफर करता है। तो उन जगहों पर जो है लॉन्ग टर्म होने के बाद भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया गया है। अच्छा सर, और बताइए सर। देखिए, मोटा मोटा तो मैंने आपको सब बता ही दिया है। इसमें ये ज़रूर होता है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म देखते कैसे हैं, वो हम देखते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग से, कि आपने उस कैपिटल एसेट को अपने पास कितने समय तक रखा। तो जनरली 36 मंथ्स का पीरियड होता है, कई जगहों पर 24 मंथ्स है जैसे कि लैंड बिल्डिंग, और कुछ जगहों पर जो है 12 महीने का पीरियड है। 12 महीने के पीरियड का मतलब क्या है कि अगर आपने उस एसेट को 12 महीने के लिए अपने पास रख लिया तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म होने से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। 12 महीने के लिए जो है वो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के लिए होता है, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हैज बीन पेड। कैपिटल गेन निकालते कैसे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऊपर हेडिंग वगैरह डालोगे, जो भी डालोगे, किस बंदे का कैपिटल गेन किस साल का निकाल रहे हो, कौन से असेसमेंट ईयर का निकाल रहे हो, पर्टिकुलर्स लिखोगे, अमाउंट लिखोगे, एक कॉलम बनाओगे, इनर कॉलम, यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हो या वर्किंग नोट डाल के आ सकते हो, और वर्किंग नोट नीचे बनाकर आ सकते हो कि पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 की एक्सप्लेनेशन क्या है। सबसे पहले आता है आपका फुल वैल्यू कंसीडरेशन। आसान शब्दों में कितने पर बेचा, माइनस एक्सपेंसेस जो आपने होली एंड एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर के लिए करे हैं, यानी सेलिंग करने के लिए करे हैं, अदरवाइज नहीं करते, जैसे ब्रोकरेज ऑन सेल। ये आता है आपका नेट सेल कंसीडरेशन, जिसमें से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते हैं, और यदि कोई इंप्रूवमेंट कराइए तो उसकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करते हैं। इसके बाद आपका कैपिटल गेन आ जाता है, जिसमें कुछ एग्जेम्पशन मिलती है जो जनरली लॉन्ग टर्म के केसेस में मिलती है, और फिर कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स आ जाता है। एग्जेम्पशन क्या होती है बाद में करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होती है वो आने वाली अभी 2 क्लासेस में करने वाले हैं। फुल वैल्यू कंसीडरेशन उसके बाद करने वाले हैं, वैसे जनरली जिसमें बेचते हैं वो वही होती है, और ऐसे आपका कैपिटल गेन निकलता है। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो 2001 यानी 1 अप्रैल 01 से आगे तक का मिलता है।
तो यदि कोई एसेट आपने पहले परचेज करके रखा हुआ है तो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि उस केस में आप 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं और फिर उसके बाद जो है इंडेक्सेशन कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिला तो आपको जो है ये बेनिफिट दिया गया है। ठीक है सर। हालांकि अगर आप पुरानी कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट करते हैं, उस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी फेयर मार्केट वैल्यू में इंक्लूड हो जाती है। उस पर्टिकुलर एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू जो 1 अप्रैल को आप लेते हैं उसमें इंक्लूड हो जाती है। तो ये आपका पूरा काम जहाँ मैंने कैपिटल गेन का आपका रिवाइज करवा दिया है। जैसे आप प्रीवियस ओनर का कॉस्ट लेते हैं वैसे ही आप प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग भी काउंट करेंगे देखने के लिए कि क्या वो कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। ठीक है सर, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो आज हम अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। भाई जितने पर खरीदा, जितने पर इम्प्रूवमेंट कराई वही होता है, हमको तो इतना पता है। अरे भैया उसके अलावा बहुत चीज़ें और भी होती है, अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग भी हो सकती है। तो उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का, रेजिडेंशियल स्टेटस का, हाउस प्रॉपर्टी का जो है टेस्ट दिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, उसको आपको अटेम्प्ट करना है और जो नंबर आएंगे वो मेरे पास आपको शेयर करना है। जैसे जैसे चैप्टर आपके होंगे उसका एमसीक्यू टेस्ट आते रहेगा। एमसीक्यू टेस्ट का मतलब है कि जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स करे हैं, प्रोविजंस करे हैं, वो आप इंप्लीमेंट कर पाते हैं नहीं कर पाते, आपको समझ में आया नहीं आया वो आप देख रहे हैं। ये एक बार आपने कर लिया और इसमें आपको सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो एमसीक्यू हिस्ट्री है, उसमें आपका रिजल्ट आता है, उसमें रीजंस वगैरह कुछ में लिखे हुए हैं, तो वहाँ से भी क्लियर कर सकते हो। अगर नहीं होते तो मेरे को मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है 8368479717। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए मैसेज है। कल को बाद में यूट्यूब पर ये वीडियो चलेगा एक सैम्पल के रूप में, तो सभी लोग मैसेज करने लग जाएंगे, वैसा नहीं है। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए ही जो है व्हाट्सएप सपोर्ट है, सारी चीज़ें हैं। हाँ, हो सकता है कुछ वीडियोस यूट्यूब पर कभी कभी डल जाए, या तो पुराने होने के बाद डल जाए कुछ साल बाद, या कोई सैम्पल के लिए डल जाए, वो होते रहेगा। पर ये जितनी बातें मैं कह रहा हूँ सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए ही मैं कह रहा हूँ। ठीक है सर, यहाँ तक की बात आपकी क्लियर हो गई है। इसके बाद जो है आपको स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, जो कि हम आई थिंक नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम कुछ करेंगे क्वेश्चंस, और फिर हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वो क्वेश्चंस भी आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं पूरा चैप्टर होने के बाद, प्रोविजंस को रिवाइज करने के बाद। और ऐसे जब आप पूरा सिलेबस कर लेंगे तो आपका पास होना कन्फर्म्ड हो जाएगा। अब आपको पास होने के बाद क्या करना है, एग्जेम्पशन लानी है, और एग्जेम्पशन के साथ साथ आपको हो सकता है कि 80+ मार्क्स 90+ मार्क्स स्कोर करने हो, यानी बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने हो। तो पास की तो श्योरिटी हो गई कि भैया सारे प्रोविजंस आते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं, स्टडी मटेरियल करा है, नोट्स बनाए हुए, एमसीक्यू टेस्ट दिया है, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन दोबारा से करे हैं, तो आपका पास होना तय हो गया। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन दोबारा से करें तो आपका पास होना तय हो गया है। उसके बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना है, एक है रिविजन और दूसरा है पहले क्या क्वेश्चंस आ गए हैं जरा उनको देख लेते हैं। बस रिवीजन खुद करेंगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चन से यूट्यूब पर करा रहा हूं अपने चैनल योगेश वर्मा क्लासेस पे, उस पर डाल रहा हूं फ्री जो क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस है वो डालते जा रहा हूं, तो वहां से अटेंड आप कर सकते हैं। ये आपका पूरा हो गया काम जाम। आज का बात करेंगे हम, आज का कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होती है। सेक्शन नंबर 55, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का एक पर्टिकुलर सेक्शन नंबर है, और उसमें बताया कि अलग अलग सिनेरियोज में आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या क्या हो सकती है। सिंपल टर्म्स में बात करी जाए तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आसान भाषा में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इट इज द कॉस्ट इनकर्ड और अमाउंट स्पेंड ऑन कैपिटल एसेट। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपकी होती है जो उस कैपिटल एसेट की वैल्यू बढ़ा सकता है। आपने घर बनाया, घर बनाकर आपने उसमें मार्बल की फ्लोरिंग डलवाई तो उससे वैल्यू बढ़ गई। आपने उसमें एक एडिशनल रूम बनवा दिया, वैल्यू बढ़ गई। ये सब क्या है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है। जब घर खरीदा था उस पर कॉस्ट लगी थी, वो थी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ये चीज हमें करनी है कि भैया नॉर्मल तो चीजें मालूम है, बट कुछ अलग सिनेरियोज में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या क्या हो सकती है। पॉइंट नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू प्रीवियस ओनर
जहाँ पर असर्टेन नहीं की जा सकती। आपको किसी से एसेट मिल गया, उसको हमने ट्रांसफर नहीं माना, माना था ना, ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। किसी से विल में प्रॉपर्टी मिल गई, कोई वसीयत थी, उसमें कोई कैपिटल एसेट मिल गया, अब वो बंदा नहीं है, उसके और कोई पेपर्स नहीं मिल रहे है तो आपके पास, उसकी कॉस्ट आप पता ही नहीं लगा पा रहे हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो उस सिनेरियो में कॉस्ट क्या मानोगे? आपके पास तो फ्री में आ गया एसेट, आगे आप बेचना चाहते हो, कॉस्ट क्या लोगे? आपकी तो कॉस्ट लगी नहीं, प्रीवियस ओनर की पता नहीं लग रही है। वैसे प्रीवियस ओनर की लगनी होती है, उस केस में आप फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हो ऑन द डेट व्हेन द एसेट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस ओनर, कि भाई उसने कब खरीदा था आपके प्रीवियस ओनर ने, तब फेयर मार्केट वैल्यू जो थी उसको आप अपनी कॉस्ट मान सकते हो। तो या तो पता लग जाए प्रीवियस ओनर को कितने में पड़ा, वो आपकी कॉस्ट है, या पता लग जाए कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी उस टाइम, वो आपकी कॉस्ट है। कब? अगर प्रीवियस ओनर की कॉस्ट नहीं पता लग पाती तब। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स का, कई लोगों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। एम्प्लॉयज जो है बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी इनके चेहरे पर एक स्माइल होती है कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये क्या बना दिया मैंने ये टांगे टांगे भी बना देता हूँ इसकी। ये कौन है? ये तो बहुत रोंदू लाल बन गया यार। हंसमुख एम्प्लॉय बनाना पड़ेगा, हंसमुख। हंसमुख एम्प्लॉय, ये देखो, ये मस्त बंदा है, ये मस्त बंदा है। इसका नाम दे देते हैं रोहन। बहुत मेहनत करता है, इंजीनियर है। इसको सैलरी जो मिलती है वो सिर्फ मिलती है 20,000 पर मंथ। मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा है, कहीं और पे नौकरी कर नहीं सकता। तो कंपनी इसकी मेहनत को रिवॉर्ड देने के लिए बोलती है कि अपनी कंपनी के हम आपको इक्विटी शेयर देंगे, पर उन इक्विटी शेयर का नाम रख देंगे स्वेट इक्विटी शेयर। आपकी खून पसीने की मेहनत के बदले आपको इक्विटी शेयर से मिल रही हैं, पर मिलेंगे कब? जब आप कम से कम 3 साल काम कर लेंगे। उससे क्या होगा कि ये भी टिके रहेगा और अपना पूरा पूरा एफर्ट डालते रहेगा और कंपनी को फ़ायदा हो जाएगा। बदले में कंपनी जो है पैसे देने के बजाय, कैश का आउटफ्लो करने के बजाय अपने शेयर दे देगी। इसे स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे स्वेट इक्विटी शेयर के केस में एम्प्लॉय के पास शेयर्स तो आ गए, बट क्या ये उसको बाद में सेल कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो जब सेल करेगा तो इसकी कॉस्ट क्या मानोगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये तो इसको फ्री में मिल गए। तो यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन बताता हूं सैलरी के चैप्टर का। एम्प्लॉयर से, शॉर्ट में एम्प्लॉयर को ऐसे लिखता हूं, एम्प्लॉय को जो भी चीजें मिलेगी उसे हम सैलरी बोलते हैं। तो जैसे ही स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिले, वो उसकी सैलरी हो गई। हाँ, नॉन मॉनेटरी इसको बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी परक्यूसिट्स बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी परक्यूसिट्स बोलते हैं। जो इन शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू थी उतने के बराबर की सैलरी हम ऑलरेडी टैक्सेबल कर लेंगे जब इसको स्वेट इक्विटी शेयर मिलेंगे। तो क्योंकि एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो गए सैलरी के चैप्टर में, जो भी इनकी फेयर मार्केट वैल्यू थी वो ऑलरेडी उस पर वो टैक्स दे चुका है। तो अब ये जब आगे बेचेगा तो उस बेचने पे जो सेल होगी उसमें से वो बोलेगा भाई इतने तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, असली में नहीं करे हैं, पर क्योंकि ये अमाउंट हमने मान ली कि इसकी ये सैलरी है और उस पर टैक्स दे दिया है, तो इसलिए अब ये फेयर मार्केट वैल्यू उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी उन स्वेट इक्विटी शेयर्स की। ये बात यहाँ लिखी होगी। फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स विच आर गिवन टू एम्प्लॉइज फॉर देयर हार्ड वर्क, नो कॉस्ट इज इनकर्ड बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी फेयर मार्केट वैल्यू विच वॉज टेकन एज परक्यूसिट वैल्यू वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी की इनकम कैलकुलेट करने के टाइम हमने जो फेयर मार्केट वैल्यू उनकी सैलरी मान ली कि भैया ये शेयर्स की वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू आपकी सैलरी मानी जाएगी, वो अब उनकी कॉस्ट बन जाएगी। बात समझे नहीं समझे? समझ गए सर। अब आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ डी मर्जर, आपको पता होगा डी मर्जर के टाइम पे हमने एक कॉन्सेप्ट करा था, डी मर्जर के टाइम पे हमने एक कॉन्सेप्ट करा था, और क्या था वो कि एक कंपनी की एक अंडरटेकिंग उससे अलग निकलकर एक नई कंपनी बन रही है, इसको बोलते हैं डी मर्जर। तो जो शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के, उनको नई कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं, पुरानी के तो रहते ही रहते हैं। अब ये जो नई कंपनी के शेयर मिले, इसमें इन्होंने कोई पैसा या खर्चा कुछ तो किया नहीं है, तो यहां पर उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? फ्यूचर में बेचेंगे तो माइनस क्या करेंगे?
तो उसके लिए यहाँ बताया गया है, देखो एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। मिस्टर ए ने 500 शेयर्स लिए डी लिमिटेड के, कितने के लिए? 1 लाख रुपए के लिए। डी लिमिटेड ने अपने 20% नेट एसेट्स एक नई कंपनी को ट्रांसफर कर दिए इन द स्कीम ऑफ डी मर्जर। जो नेटवर्थ थी डी मर्जर से पहले वो थी 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़। मिस्टर ए को मिले 1000 शेयर्स इन रिजल्टिंग कंपनी। नई वाली कंपनी के 1000 शेयर्स मिल गए, किसको? मिस्टर ए को। क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे। एक कंपनी है, कंपनी का नाम लेते हैं डी लिमिटेड। डी लिमिटेड की नेटवर्थ है 1000 करोड़। उसने 20% की नेटवर्थ के एसेट्स, आप समझ लीजिए, ट्रांसफर कर दी नई कंपनी को, जिसका नाम दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, उसको मान लेते हैं रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है, उसे मान लेते हैं रिजल्टिंग कंपनी। यानी मान लेते हैं 1000 करोड़ में से 200 करोड़ यहां चले गए और 800 करोड़ यहां रह गए। अब यहां बात करते हैं अपने बंदे की, जो है मिस्टर ए। उनके पास 500 शेयर्स थे, क्वेश्चन में लिखा है 500 शेयर्स थे, जो उन्होंने 1 लाख रुपीस के टोटल में लिए थे। मिस्टर ए को क्योंकि यहाँ के एसेट्स चले गए तो उन्हें इस कंपनी के कुछ शेयर्स मिल गए, और वो कितने हैं? 1000 शेयर्स मिल गए। इन 1000 शेयर्स की कॉस्ट निकालनी है। इन 1000 शेयर्स की कॉस्ट आपको निकालनी है। ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? इन 1000 शेयर्स की कॉस्ट आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो, जो नेटवर्थ है उसमें प्रोपोर्शनेट कर लोगे। कैसे करोगे? मैं बताता हूं आपको। नेटवर्थ के रेशो में प्रोपोर्शनेट कर लोगे। ये उसने 1 लाख रुपए डाले थे, तो तब 1000 करोड़ वाली कंपनी के लिए डाले थे, तो 200 करोड़ के हिस्से में कितना आएगा? मतलब 1 लाख उसने टोटल डाले, तो 1000 करोड़ के लिए डाले ना। अब उस कंपनी के 2 टुकड़े हो गए, 800 करोड़ यहां रह गए, 200 करोड़ वहां चले गए। तो या तो आप इसको ऐसे कर लो, तो निकल कर आ जाएगा कि प्रोपोर्शनेटली जो है करीब करीब जो है 20,000 आ जाएगा, कि जो ये 1000 शेयर्स मिले हैं, जो नई कंपनी की वैल्यू है उसमें 20,000 की वैल्यू है, और जो पुरानी कंपनी है उसमें मिस्टर ए के पास 80,000 के वैल्यू के शेयर्स हैं। कितने? 500 शेयर्स, और नई में 1000 शेयर्स। आपने कॉम्बो में आप ये बुक लेकर आए, बड़ा करके दिखाता हूं आपको। आप ये कॉम्बो में बुक लेकर आए, कितने की? 500 रुपये की। मैंने कहा, मैंने इसको अलग कर लिया, इसको मैं यहाँ ले गया, इस साइड ले गया, बोलूँगा इसकी कीमत कितनी है? दोनों के लिए कितना पे किया? 500। एक कितने की थी? 200 की, तो ये 200 की रह गई, ये 300 की रह गई। वही उसमें हुआ है, वही चीज़ सेम यहाँ पर हुई है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई एक कंपनी के लिए 1 लाख रुपए दे दिए, अब उसके 2 टुकड़े हो गए, तो 1 लाख के भी 2 टुकड़े कर लो। जो नेटवर्थ है यहाँ पर, वो 1000 करोड़ के लिए 1 लाख डाले थे, तो 200 करोड़ के बनते थे 20,000, और 800 करोड़ की कैपिटल के लिए आपके बनते थे 80,000 रुपये जो आपने डाले। तो ये आपकी नई कॉस्ट आ गई। 500 शेयर्स की आ गई 80,000, और 1000 शेयर्स की आ गई 20,000। यहाँ कभी भी ये मत समझिएगा कि भैया अगर आपके 500 शेयर्स हैं तो उनकी कॉस्ट कम होगी, और 1000 शेयर्स हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। अरे नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वरना तो आप देख लीजिए, शेयर मार्केट आप देखते हैं, हर कंपनी में 1 रुपये का भी शेयर होता है, 1000 रुपये का भी एक शेयर होता है, 27,000 रुपये का भी एक शेयर है। MRF का शेयर देखो 50-55 हज़ार का भी एक शेयर है, 70,000 का भी एक शेयर है। तो कंपनी पे डिपेंड करता है ना कि उसकी एक शेयर की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर भले ही नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हो, बट उस कंपनी की वैल्यू कम है, तो इसलिए पर शेयर की प्राइस कम आ रही है। बाकी स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बनेगा, रिजल्टिंग कंपनी में जो कॉस्ट होगी जिसके बदले आपके पैसे नहीं लगे, वो आप कहेंगे भैया मैंने तो डीमर्ज कंपनी में इतने पैसे डाले थे, इतनी नेटवर्थ के लिए डाले थे। नेटवर्थ का मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, डीमर्जर से पहले इतनी थी, और रिजल्टिंग कंपनी में इतनी की हमने बुक वैल्यू ट्रांसफर कर दी, तो प्रोपोर्शनेटली मेरी कितनी कॉस्ट वहां पे ट्रांसफर हो जाएगी, वो आपने देख लिया। यही कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है, अमेंडमेंट मैं आपको करा रहा हूँ, ये पहले मैंने नहीं कराई है किसी बैच में। अमेंडमेंट बड़ी ही ज़बरदस्त अमेंडमेंट आई है।
आपको पता होगा कि 1/4/2001 से पहले अगर हमने कोई एसेट लिया है तो उसमें हम 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं। सही बात है। वो फेयर मार्केट वैल्यू लोग बहुत ज़्यादा ले रहे थे, और ज़्यादा लेने से क्या होता है, आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। कॉस्ट ज़्यादा होने से गेन कम आता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया जहाँ लैंड और बिल्डिंग है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ लैंड या बिल्डिंग है उस केस में आपने मान लेते हैं 1980 में प्रॉपर्टी ली होगी, बेच रहे हैं 2021 में, 2021 में बेच रहे हैं, तो यहाँ की फेयर मार्केट वैल्यू तो ले सकते हो आप, 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू तो ले सकते हो, बट जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो वैल्यू है जो गवर्नमेंट निकालती है, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ निकालती है, जिस अमाउंट पर स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट होती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट करनी जरूरी होती है, तो इसलिए उसको हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोलते हैं। तो बस इतनी सी बात है, ताकि आप चालाकी ज़्यादा ना कर पाएँ, फेयर मार्केट वैल्यू को अंधाधुंध ज़्यादा ना ले पाएँ, इसलिए जो है चेंज बताया गया। ठीक है सर, आगे बात करते हैं बोनस शेयर्स की। बोनस शेयर्स आपको मिल गए, क्या पता है आपको बोनस शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी जो है कुछ फ्री में शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो क्योंकि वो फ्री में शेयर्स मिल गए इसलिए उनकी कॉस्ट होगी ज़ीरो, उनकी कॉस्ट होगी ज़ीरो। बट यदि वो आपको बोनस शेयर्स 1/4/2001 से पहले मिले हुए हैं तो भले ही कॉस्ट ज़ीरो हो, क्योंकि बेनिफिट दिया गया है कि अगर आपने 1/4/2001 से पहले कुछ भी चीज़ ली है तो उसमें आप 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं, तो वो बेनिफिट यहाँ भी मिलेगा, भले इनकी पुरानी कॉस्ट ज़ीरो क्यों ना हो, वो बेनिफिट इनको यहाँ भी मिलेगा। अब बात करते हैं राइट शेयर्स की। राइट शेयर्स क्या होते हैं? राइट शेयर्स होते हैं वो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, पर फ्री में नहीं दिए जाते, कंसेशनल प्राइस पे दिए जाते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी कुछ समय पहले दिए थे। तो आपका शेयर चल रहा है मार्केट में 1200 का, रिलायंस ने बोला कि भैया 1000 रुपये पर शेयर जो है आप जो है और शेयर्स खरीद सकते हैं, हमें कैपिटल बढ़ानी है, तो जितना प्राइस आपने पे करा ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। अब इसमें भी कई चीज़ें होती है, राइट शेयर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी उन्हें पहले राइट्स देती है। राइट्स का मतलब होता है अधिकार देती है कि आप, अगर आपके पास मान लो 6 शेयर हैं तो 6 के बदले आप 1 ले सकते हो। 1:6 का रेशो है, यानी 6 के बदले 1। 6 शेयर जिसके पास है उसको 1 राइट शेयर लेने का अधिकार दिया है, शेयर नहीं दे दिया, अधिकार दिया है। और 1000 रुपये पर शेयर आपको प्राइस देनी पड़ेगी तब मिलेगा, भले ही शेयर की प्राइस मार्केट में 1200 क्यों ना चल रही हो। अब ये शेयर होल्डर बोलते हैं यार मेरे को लेने नहीं है, मेरा मन नहीं है, यह बोलता है नहीं मैं ले लेता हूँ, बहुत फायदा है। अगर ले लेता है तो 1200 रुपये इसको कॉस्ट पड़ गई शेयर की, सिंपल सी बात है, राइट शेयर की कॉस्ट 1200 इसने पे करे। बट अगर ये कहता है नहीं लेना, तो उसमें इसके पास एक अधिकार है कि ये अपने राइट्स को, अपने अधिकार को भी ट्रांसफर कर सकता है, यानी ये अधिकार भी कैपिटल एसेट है और राइट शेयर भी कैपिटल एसेट है। तो अगर ये अपने अधिकार को ट्रांसफर कर देता है किसी और व्यक्ति को, अपना अधिकार किसी और व्यक्ति को दे देता है, तो वो जो सामने वाला व्यक्ति होगा, मान लेते हैं कि इसने जो है 5 रुपये पर अपना राइट इसको दे दिया, मतलब एक राइट जो इसके पास था, एक शेयर को खरीदने का अधिकार था कंसेशनल रेट पर, कि मैं इस एक शेयर में ले सकता हूं, वो एक इसने 5 पर दिया। अगर ज़्यादा थे तो उस हिसाब से दे दिया। अगर ये 100 शेयर इसका अधिकार बन रहा था 100 शेयर का, तो इसने 500 में बेच दिया। क्या? सिर्फ अपना अधिकार बेचा है, राइट शेयर नहीं बेचा। राइट शेयर तो इसने लिए ही नहीं, पुराने वाले ने अधिकार बेचा है। तो ये इस वाले व्यक्ति को राइट मिल गए 5 रुपया देकर एक शेयर के। अगर 100 शेयर लिए तो 500 रुपये के अधिकार मिल गए, 500 रुपये का जो है वैल्यू के जो है 100 शेयर के अधिकार मिल गए। अब ये उससे शेयर भी खरीदेगा, तो जब ये व्यक्ति शेयर खरीदेगा तो इसने एक शेयर 1200 का खरीदेगा, प्लस 5 रुपये तो अधिकार लेने में इसने खर्च कर दिए, तो इसको कॉस्ट कितनी पड़ी? 1205 रुपये एक शेयर की। 100 लिए तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये समझे आप कि राइट क्या होता है, राइट शेयर क्या होता है, इससे इसको कैसे जाएगा और इसके लिए क्या कॉस्ट पड़ेगी। ये पूरा कामजाम यहाँ दे रखा है, पूरा यहाँ दे रखा है, पूरा यहाँ पर दे रखा है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको पहले क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा। स्टडी मटेरियल के यहाँ रेफर भी करे हुए हैं, देखते हैं क्या पता चेंज हो गए हो नए स्टडी मटेरियल में, तो इसको भी अमेंड कर देंगे। और नहीं तो अगर यही वाली इलस्ट्रेशन है तो इसे हम पहले करेंगे, ताकि कैपिटल गेन के हमारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस हो जाए।
और उसके बाद जो है हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें 3-4 कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं। देख लीजिए 16 पेज में से 9 हो गए हैं, लगभग कंप्लीट हो गया है। सिर्फ 2-3 कॉन्सेप्ट कराने हैं आपको, और उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें करानी है बस। उसके बाद लास्ट में तो एग्जामिशन है, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कैपिटल गेन के अगर 4-5 कॉन्सेप्ट्स और कर लिए तो लास्ट में तो एग्जामिशन आपको माइनस करनी होती है, उसके बाद कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स आ जाता है। तो इसी के साथ आपका जो है आज का कॉन्सेप्ट हम पूरा करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, एंजॉय करें, और अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा नया बैच है टैक्सेशन का, वो अवेलेबल है, पूरा इनकम टैक्स प्लस जीएसटी। वैसे तो इनकम टैक्स की प्राइस थी 4000 नए बैच की, मैंने उसमें जीएसटी भी इंक्लूड कर दिया है। 4000 में सब कुछ मिलेगा। और अगर वेबसाइट से लेंगे, अगर learnzub.com से लेंगे तो कोड है भैया learnzub, 10% एडिशनल ऑफ। तो ये पड़ जाएगा आपको 3600 का। इनकम टैक्स प्लस जीएसटी प्लस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज प्लस स्टडी मटेरियल कवरेज प्लस नोट्स प्लस व्हाट्सएप सपोर्ट। कोई भी डाउट है व्हाट्सएप कर देना। सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी है। बेनिफिट उठाएं, एंजॉय करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद एंड बाय बाय।